सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञान भारती गुरुकुल एजुकेशन अंता में ऑनलाइन क्लास में जो है आपका स्वागत है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव और उसके द्वारा किए गए कार्यों को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब बात करें मैं नई व्यवस्था का सूत्रपात कैसे किया। भारत के परिप्रेक्ष्य में 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो गया था कि राजस्व बंदोबस्त को दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जो बंदोबस्त की लॉर्ड क्लाइव की जो योजना थी स्थायी बंदोबस्त की, उसमें दोबारा से संशोधन करना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करना है उनको। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अभी क्या है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसके लिए हॉट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आधार पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का क्या किया, दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को क्या किया, इसके द्वारा दर्ज किया गया। ठीक है, गांव में एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर एक गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। सर्वे करवाया, मतलब किसने करवाया इसे, हॉट मैकेंजी। नई व्यवस्था के सूत्रधार कौन है, हॉट मैकेंजी। याद रखिएगा, हॉट मैकेंजी के द्वारा, है ना। मतलब एक गांव के राजस्व वसूल करने के लिए एक गांव, एक ग्राम या प्रत्येक महल, मतलब खेत की इकाई, क्या है ये, खेत की इकाई, उसको महल की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई, खेत की इकाई को महल की संज्ञा। ठीक है, आगे देखो। अब ये तैयार कब किया इसने, 1822 में। कब तैयार किया इसने, 1822 ईस्वी में तैयार किया। इस पद्धति को नई व्यवस्था का सूत्रपात है। आगे देखो, मापा, विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को भी दर्ज करवाया अपने अधिकारी के माध्यम से। गांव में एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव का ग्राम समूह या महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर क्या किया गया बच्चों, संशोधन की गुजारिश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा किस जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया, महलवारी बंदोबस्त। इस व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है, महलवारी बंदोबस्त। ये किसके द्वारा शुरू की गई, हॉट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। और सबसे बड़ी बात इसमें, पहले तो लॉर्ड क्लाइव के समय जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें राजस्व इकट्ठा या एकत्रीकरण करने का जिम्मा किसके पास था, जमींदार के पास। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें उसने क्या किया, कलेक्टर को यह आदेश दिया है कि सहायक कर्मचारियों के माध्यम से गांव में जाकर हिंदुस्तान में ये पता लगाया जाए कि उनकी मूलभूत जरूरत क्या है। ठीक है, उनकी रीति रिवाज कैसे हैं, प्रत्येक गांव में इनकम कितनी है, प्रत्येक महल में। उसने सबसे छोटी इकाई, राजस्व इकट्ठा करने की सबसे छोटी इकाई जो है निर्धारण की, वो क्या की, महल। खेत की न्यूनतम इकाई को महल समझा। ठीक है, और इसी प्रकार उसने ये माना कि पूरे गांव में, एक महल में अर्थात एक गांव में इतनी इनकम है तो संपूर्ण गांव में कितनी इनकम होगी। और सबसे बड़ी बात, उसने राजस्व इकट्ठा करने के लिए पहले जो जमींदार के पास व्यवस्था थी, जमींदार कलेक्ट करता था राजस्व, अब गांव के मुखिया को दे दी गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हॉट मैकेंजी की जो महलवारी बंदोबस्त है उसके अंदर किसको दे दी, राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था। राजस्व एकत्र कौन करेगा, गांव का मुखिया। ध्यान दीजिएगा, कौन करेगा, गांव का मुखिया करेगा। लॉर्ड क्लाइव के समय कौन करता था, गांव का जमींदार। ठीक है, महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। तो बात कर रहे हैं हम मुद्रों की व्यवस्था की। ठीक है,
अब पहले तो लैंड क्लाइम की व्यवस्था थी कि जमींदारी प्रथा से के माध्यम से किसानों से राजस्व एकत्र कराया जाए, ठीक है। उसके बाद एक नई व्यवस्था हॉट मैकेंजी की पड़ी, मालबाड़ी व्यवस्था। इसमें एक माल को, एक गांव को एक इकाई माना गया और राजस्व एकत्रित करने का जो है जिम्मा किसको सौंपा गया? किसको सौंपा गया? गांव के मुखिया को, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम मुद्रों की व्यवस्था की। अब मुद्रों की व्यवस्था किस प्रकार की थी राजस्व एकत्र करने की, उसमें देखिएगा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। रैयतवाड़ या रेतवारी, कौन सी व्यवस्था लागू की गई इसने? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में किस बात का उल्लेख है, ध्यान दीजिए आप इसमें। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में, ठीक है। इस व्यवस्था को किसने लागू किया? थॉमस मुनरो ने। धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई और रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि जो राजस्व एकत्रित करना है वो सीधे किसके द्वारा? सीधे जनता से लिए जाए, सीधे जनता से राजस्व लिया जाए। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो का क्या मानना था कि सीधा राजस्व जो है वो किससे लिया जाए? जनता से लिया जाए। बात समझ में आ रही मेरी? आगे देखो, मतलब दक्षिण भारत में जमींदारी व्यवस्था नहीं थी, उनका ये मानना था। मतलब उन्हें सीधे किसानों से, यानी किसानों को क्या कहते हैं दक्षिण भारत में? सीधे किसानों से। किसानों को क्या कहते हैं? किसानों को कहते हैं वहां पे रेता। क्या कहते हैं? रेता। क्या कहते हैं उनको वहां पर? रेता। किसानों से रेतों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते रहे हैं। उनका ये मानना था जो पुरातन पीढ़ियों से ही जमीन पर खेती कर रहे हैं सीधे उनसे ही राजस्व लिए जाएं, ना कि जमींदारों से, ना गांव के मुखिया से। मतलब इनका मानना था, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो का क्या मानना था कि सीधे किसानों से ही क्या लिए जाएं? राजस्व लिया जाए। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए। मुनरो का क्या मानना था कि अंग्रेजों की जो है प्रारंभिक रूप से पहले तो पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। सारी व्यवस्थाओं में जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने कुछ ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसानों पर करारोपण क्या कर दिया था? ज़्यादा लागू कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। रैयत यानी कौन? मैंने लिख दिया है यहाँ पर, किसान। रैयत यानी क्या बोलते हैं उनको? अंग्रेज शासन काल में किसानों को क्या बोलते थे? रैयत, ठीक है। रेत नहीं, रैयत। बहुत सारे क्षेत्रों से गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बात करें हम यूरोप के लिए फसलें किस प्रकार भारतीय परिवेश में उत्पादन किए जाए, तो अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से फसलें भी उगाई जा सकती है, ठीक है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पुरजोर लगा दिया गया। अंग्रेजों ने क्या माना कि आप खाद्यान्न की जगह अफीम और नील की खेती भी आप करें, ठीक है। इसके बाद 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को क्या करने लगे? मजबूर करने लगे। क्या करने लगे? मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत किसको कहते हैं? वर्तमान उत्तर प्रदेश को में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल,
अब ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। ठीक है, इस तरह फसल उत्पादन की ऐसी पद्धति को अच्छी तरह समझेंगे। क्या रंग का कोई भी इतिहास है? तो हम सूती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? देखो, क्या रंग का कोई इतिहास है? तो रंग के बारे का इतिहास हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 2 डायग्राम्स किताब में है, आपके पेज नंबर 30 पे है। तो इसमें आप देखिए 5 और 6 सूती कपड़े के छापों की जो 2 तस्वीरें दिखाई गई है। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाली छापें। ठीक है, दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में गहरे नीले रंग का क्या किया गया है बच्चों? प्रयोग किया गया है। आमतौर पर नील कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं रंग किस तरह पैदा होता है? नील की खेती। ठीक है, नील का जो पौधा लगाया जाता है उससे नील की खेती होती है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो नील नाम के एक पौधे से निकाला गया है। नीला रंग दिखाया गया है ना, रंग कहाँ से मिला है? नील नाम के पौधे से। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन के मॉरिशस के छापों में, है ना, इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया था। जो मॉरिशस के द्वारा जो नीला रंग की जो छाप है उसमें जो नीला रंग प्रयोग किया गया वो भारत के नील के पौधे से ही तैयार किया गया नीला रंग था। ठीक है, उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। नील की सबसे बड़ी जो है उत्पादन कहाँ होता था? भारत के अंदर। कहाँ होता था? भारत के अंदर। ठीक है।